हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट इन IIT BHU और मेरा जेईई मेंस में 100% था। तो ये है रैंक बूस्टर सीरीज और इसका मेन फीचर ये है कि मैं इसमें पहले थ्योरी कराऊंगा, देन उसके PYQ कराऊंगा, देन फिर थ्योरी, देन PYQ। इस तरह से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है और मैंने इसमें NCERT के सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तुमको इसके बाद NCERT का नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सारे कवर कर दिए हैं। और हाँ, इसमें मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से अभी तक एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए। मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। तो ये रैंक बूस्टर सीरीज तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर तुम इसे पूरा अच्छे से देख लेते हो। हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में तुम्हारा यहाँ पे जो ब्लू कलर का बॉक्स तुमको दिख रहा है, ब्लू कलर के बॉक्स में जो भी चीजें हैं या तो वो इंपॉर्टेंट है या तो वो कहाँ से है, NCERT से। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था तुमको कि इसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगा जो भी NCERT में दिया, ताकि तुमको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली पॉइंट लिखा हुआ है, ये पर लिखा हुआ है NaOCl। तो तुम्हारा NaOCl क्या होता है, यूज किया जाता है इन द ब्लीचिंग सोल्यूशन। ठीक है, तुमको याद रखना है, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में दिया हुआ है अगर तुम मास परसेंट यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो दूसरा तुम्हारा है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं एज अ एंटी फ्रीज। ठीक है, जो कि कास्ट में यूज होता है फॉर द कूलिंग इंजन के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा वॉल्यूम परसेंटेज में दिया हुआ है जो कि हमारी कंसंट्रेशन टर्म है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना कि तुम्हारा जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जब एंटी फ्रीज का यूज करते हैं तो तुम्हारा जो वाटर है उसका जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -17.6 डिग्री सेल्सियस सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। अब ये चीज अभी तक जेईई में पूछी नहीं है ये, बट हाँ क्वेश्चंस में मतलब ऐसा क्या है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें लिख रखा कि एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकॉल, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा गया बट क्वेश्चन में इसको वर्ड को यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो है ब्रास। अब तुमको ये तीन तुम्हारे यहाँ पे अलॉय दिया हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। ब्रास क्या होता है, कॉपर जिंक होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है, तो तुम्हारा कॉपर टिन होता है, टिन का सिंबल SN होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, और जर्मन सिल्वर, देखो जो सिल्वर सिल्वर का नाम सुन के हमको लगता है कि जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर तो होगा ही, इसीलिए तो वो ऐसा क्वेश्चन देंगे, बट जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ये बात बहुत ध्यान से रखना, ये NCERT के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में क्या होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा और क्या होगा, निकल। अब देखो तुमको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे मैंने इसको याद किया था। अगर तुम जर्मन सिल्वर की बात करो, दो लिखा क्या लिखा हुआ है, जर्मन, तो जर्मन है, जर्मन मतलब जा फॉर जिंक। ठीक है, और कॉपर तो तीनों में सेम है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, कॉपर तीनों में सेम है, जा फॉर जर्मन, जा फॉर जिंक। अगर इसका लास्ट लेटर क्या है, एन, एन फॉर निकल। और ये भी ना मैं कभी कभी भूल जाता था कि ये कॉपर और जिंक ब्रास होता है, ये कॉपर और टिन ब्रास होता है। तो देखो कॉपर है, जिंक है, ठीक है, ब्रास है। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है, ब्रॉन्ज, वो होता है कॉपर एंड एसेंटिन। तो मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि ब्रास में लास्ट लेटर एस आता है, देखो कॉपर तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो ब्रास में लास्ट लेटर एस आता है, इसीलिए इसमें SN नहीं होगा। ठीक है, इसमें SN नहीं होगा, उल्टा याद किया था। ठीक है, और ब्रॉन्ज में देखो जेड आता है, इसलिए इसमें जिंक नहीं होगा। जो जिंक नहीं होगा तो क्या होगा, SN होगा। तो ये मुझे याद था कि SN था या तो जिंक था। ठीक है, ये भूल जाता था कि किसमें SN था किसमें जिंक था। और तुमको याद है तो अच्छी बात है, ये तुमको मतलब एक तरह से मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे मैं चीजों को याद करता था, क्योंकि हर चीज डायरेक्ट याद करना इजी नहीं होता। अगर हम कुछ भी मतलब थ्योरी अपने हिसाब से, तुम जो भी लॉजिक बनाना चाहो बना सकते हो, अगर हम कुछ भी लॉजिक बना लेते हैं तो हमारे लिए याद करना इजी हो जाता है। तो ये सब हो गई रटने वाली चीजें, अब आ जाते हैं लॉजिकल पे। तो पहली बात करते हैं व्हाट इज द मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, जब भी तुम दो या दो से ज्यादा सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो उसको बोल देंगे मिक्सचर। ठीक है, पहले प्योर था, अब तुमने उनको मिक्स कर दिया तो हो गया मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं कि वो होमोजेनस हो सकता है, ठीक है, और हेट्रोजेनस हो सकता है। और होमोजेनस क्या होता है, हेट्रोजेनस क्या होता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको पता होगा। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे मिक्सचर जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, और क्या होता है, उनका प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि जैसे मान लो तुम्हारा ये बीकर है, ये तुम्हारा अगर जो होमोजेनस सोल्यूशन है, तो मैं चाहे अपर पार्ट से कोई पार्ट का सोल्यूशन का लूँ चाहे लोअर पार्ट से लूँ, तो उनकी कंपोजिशन सेम होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। और जैसे ऐसे समझ लो, जैसे मैं एग्जांपल रियल लाइफ का देता हूँ, जैसे मैं अगर शुगर और वाटर को मिक्स करता हूँ, ठीक है, शुगर सोल्यूशन है, अब मैं चाहे ऊपर से एक चम्मच अगर मैं टेस्ट करके देखूं चाहे नीचे से टेस्ट करके देखूं तो सेम टेस्ट आएगा। इसका मतलब क्या, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है एंड प्रॉपर्टीज होती है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, और हेटेरोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी होता है। एग्जांपल है सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर जैसे मिक्स करोगे सैंड नीचे बैठ जाएगा, वाटर रहेगा। ठीक है, सॉल्ट को तुम मिक्स करोगे या फिर शुगर को मिक्स करोगे वाटर में तो क्या होगा, तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमने देखा होमोजेनस मिक्सचर। तो जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, इन्हीं को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। सॉल्यूशन की डिफिनेशन इसलिए क्या बोली गई, कि होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। ठीक है, होमोजेनस याद रखना, होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। तो देखो कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें या तो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। बाकी जो कुछ बच गया सॉल्वेंट के अलावा वो सारा का सारा उसको कंसिडर करते हैं एज अ सॉल्यूट। ठीक है,
और जो तुम्हारा सॉल्वेंट होता है वही तुम्हारे सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। मतलब अगर तुम्हारा सॉल्वेंट गैसियस है तो उसको बोलेंगे हम गैसेस सोल्यूशन। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसको बोलेंगे हम सॉलिड सोल्यूशन। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम बोलेंगे लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी बेसिस पे तीन टाइप के सोल्यूशन बने, सॉलिड सोल्यूशन, गैसेस सोल्यूशन एंड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। तो देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि उसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और या तो अगर तुमको नहीं गिवन है तो जो भी चीज लार्जेस्ट क्वांटिटी में होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होगी उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और तीसरी चीज है तो ऐसे लिखा होता है कि ए डिजॉल्व इन बी। अगर ए डिजॉल्व इन बी लिखा है मतलब ए जो तुम्हारा है वो क्या है, सॉल्यूट, और तुम्हारा बी क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो अब बात करते हैं व्हाट इज द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टर्नरी, टर्नरी मतलब तीन, ठीक है, क्वार्टर मतलब चार। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो तुम्हारे कंपोनेंट होंगे। अब दो कंपोनेंट होंगे तो एक तुम्हारा सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा। टर्नरी में तीन कंपोनेंट है तो एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। सॉल्यूट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अगर तुम्हारा क्वार्टरनरी की बात करोगे तो तुम्हारा सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट तो तुम्हारा एक ही होगा, और तुम्हारे तीन क्या हो जाएंगे, सल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ये तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल दिए, तो इस एनसीईआरटी से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमसे बोल देगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ गैस गैस। ठीक है, ऐसे बोल देगा और फिर तुमको मल्टीपल ऑप्शन दे देगा। देखो कुछ तो बहुत सिंपल है, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तुमको पता है दोनों गैस है तो गैस गैस मिक्सचर होगा। क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन तो गैस है तुमको पता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है, तुमको पता है, बॉटल में आता है, उसको हम किसी को बेहोश कर सकते हैं। ठीक है, कैम्फर तुमको पता है, कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है जो हम घर में जलाते हैं पूजा करते हैं जिससे, तो वो तो सॉलिड होता है तुमको पता है। ऑक्सीजन तुमको पता है कि गैस होती है, वाटर तुमको पता है कि लिक्विड होता है, एथेनॉल तुमको पता है लिक्विड होता है, दो एथेनॉल लिक्विड होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है। मरकरी भी लिक्विड होता है। ठीक है, मरकरी एक सिंगल है, सॉलिड होता है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। और ग्लूकोज सॉलिड होता है, ये बात ध्यान रखना, ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड होता है। इसलिए मैंने इनको अलग लिख दिया है, क्योंकि ये हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी चीजें हमको पता है। जैसे हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस होता है, पैलेडियम क्या है, सॉलिड होगा। ठीक है, अमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी क्या है मतलब लिक्विड होगा, सोडियम क्या होगा, सॉलिड होगा, कॉपर क्या होगा, सॉलिड होगा, गोल्ड क्या होगा, सॉलिड होगा। तो ये सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन है। तो आराम से तुम पहचान सकते हो कि ये कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, और देखो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, इसका मतलब क्या है, कॉपर यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, गोल्ड का यहाँ पे सॉल्वेंट। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या है, सॉल्वेंट। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलाडियम, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, ये क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इस तरह लैंग्वेज में लिख के देगा तब भी तुम पहचान सकते हो। वैसे मोस्टली वो खुद ही बता देता है, इतना ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती जितना मैंने पीओक्यू को एनालाइज किया। तो उसके बाद आ जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी, हमारे पास मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, पीपीएम है, मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, मोलारिटी है। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में इतने सारे दिए हुए हैं। ठीक है, पहले इन तीनों को देखते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब भी तुमको मार्क्स का परसेंटेज निकालना हो तो तुम कैसे निकालते हो, ऊपर निकालते हो कि जितने तुमको मार्क्स मिले अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100। तो वैसे ही यहाँ पे जो मास परसेंट होता है किसी भी सॉल्यूट का, वो क्या होगा, उसका मास अपॉन में टोटल मास, टोटल मास किसका, क्योंकि हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो मास अपॉन सोल्यूशन का मास इनटू 100, तो क्या हो जाएगा, मास परसेंट। तो वैसे वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, कि तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस तरह से तुम परसेंटेजेस निकाल सकते हो। अभी हम देखेंगे, ऐसा नहीं मैं तुमको सिर्फ हवा में बता रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स मैंने बना रखे हैं, पर तुमको आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालते हैं वैसे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने राइट साइड में ये जो व्हाइट कलर से ये सब चीजें लिख रखी है, मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है। अभी पहले देख लेते हैं थोड़ा और चीजें। तो यहाँ जो ब्लू बॉक्स में जो भी मैंने लिख रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे तुमको क्या रखना है कि वाटर की तुमको डेंसिटी याद रखनी है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। फिर यूनिट कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1 किलोग्राम पर लीटर आ जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो दे देता है क्वेश्चन में, बट अगर नहीं भी देता तो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर की डेंसिटी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी इसको क्वेश्चन होंगे ना उसमें तुम्हारा यूज होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और एक बहुत बड़ी गलती हम पता क्या करते हैं कि हम पता चलता है डेंसिटी ले रहे हैं सोल्यूशन की, मास ले लिया सॉल्वेंट का, वॉल्यूम ले लिया सॉल्वेंट का। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हम डेंसिटी सॉल्यूशन की ले रहे हैं तो हमको मास ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर हम डेंसिटी सॉल्वेंट की ले रहे हैं तो हमको मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि डेंसिटी सॉल्वेंट के ले लिया और मास सॉल्यूशन का ले लिया, वॉल्यूम सॉल्यूट का ले लिया। ठीक है, जिसका डेंसिटी लेंगे उसका ही मास उसका ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया कि इफ यू टेक द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन देन मास एंड वॉल्यूम शुड बी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखना, ये गलती बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी चीज ये बात बहुत ध्यान रखना कि यूनिट क्या है, एलएचएस में जो यूनिट है वो आरएचएस के इक्वल होनी चाहिए। मतलब मान लो तुम्हारी डेंसिटी दी है ग्राम पर लीटर में, तो तुमको यहाँ पे मास जो है
वो तुमको डालना पड़ेगा ग्राम में, और तुम्हारा वॉल्यूम डालना पड़ेगा लीटर में। या फिर तुमको मान लो ऐसा है कि तुम्हारा ये दिया, डेंसिटी दी है, मास दी है, ठीक है। अब जो अगर तुमने मास डाला है ग्राम में, ठीक है, मास यहाँ पे ग्राम में, तुमको ग्राम में डालना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा, जो वॉल्यूम आएगा, वो यहाँ पे लीटर है ना, इसलिए आंसर आएगा लीटर में आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट राइट हैंड साइड की यूनिट के इक्वल होती है। ये बात मैं तुमको यूनिट वाला जो लेक्चर मैंने बताया कि जिसमें इंपॉर्टेंट यूनिट और क्या क्या कैसे हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, वो मैंने लेक्चर तुम देख लेना, वो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं उसकी डाल दूंगा, ठीक है, अगर तुमको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है वो क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये तो तुमको पता ही होगा, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, हर एक छोटी चीज मैंने लिखी हुई है। फिर तुमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप फिर से याद कर लो। तो देखो मोस्टली यही यूज होने वाला है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं पीआईक्यू के, उनमें सब में सब यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, कहीं भी ये तुम्हारा एनए वाला या फिर वॉल्यूम वाला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। वॉल्यूम वाला शायद एक दो क्वेश्चन में है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम्हारा ये मास वाला फॉर्मूला ही नंबर ऑफ मोल्स का यूज होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, कि जो भी तुम्हारा गिवन मास है क्वेश्चन में, अपॉन में मोलर मास, ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। और अगर तुमको मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज दिए कि तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, नंबर ऑफ एटम दिए, जो भी नंबर दिया है डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अगर तुमको वॉल्यूम दिया तो तुम्हारा गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ वन मोल एट एसटीपी, जो कि होता है 22.4, ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 22.4 होता है, और न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 22.7 होता है। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है ना, क्वेश्चन में गिवन होता है कि तुमको ओल्ड कन्वेंशन यूज करना है या फिर न्यू कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है, या भी मतलब तुमको तुमको वैल्यू भी बता देता है कि हाँ इसकी वैल्यू ये है। तो देखो अब हम एक एक करके सारे देखते हैं। तो पहला हमारा है मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट मतलब क्या होगा, मास अपॉन मास होगा, जैसे सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अब मास परसेंट है, यानी ऊपर क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जिसका तुमको मास परसेंट निकालना है उसका मास, ठीक है, या भी हम बोल सकते हैं मास ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है, अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, अब ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया मास परसेंट। ऐसे तुम्हारा वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ईयर एंड होने वाला है तो तुमको एक्चुअली ये फॉर्मूले तो पता ही होंगे, ठीक है, बट मैंने तो सारे लिख दिए ताकि तुमको अलग से कहीं से लिखना ना पड़े, कुछ भी देखना ना पड़े, ठीक है। ऐसे मास बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, तो ऊपर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, यानी मास ऊपर वॉल्यूम नीचे, तो नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ध्यान ये रखना कि ऊपर लेते हैं हम सल्यूट का, ठीक है, नीचे लेते हैं सोल्यूशन का, ठीक है, सोल्यूशन का सबको लेते हैं, चाहे वॉल्यूम लेना हो चाहे मास लेना हो, वो इंटू 100 करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि मास बाय वॉल्यूम में जो तुम्हारा मास होता है वो ग्राम में होता है, और तुम्हारा वॉल्यूम होता है वो एमएल में होता है। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो वो कट ही जाएगा, चाहे तुम लीटर में लो चाहे कुछ भी लो, तो यूनिट लेस ही आने वाला है। यहाँ भी तुम्हारा यूनिट लेस आएगा, मास भी ऊपर है मास नीचे भी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमको यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना कि जो तुम्हारा मास है वो तुम्हारा ग्राम में होगा, एमएल में तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट लिखे ना x/% वाले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि तुम्हारा जो तुमको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में गिवन है, मतलब तुमको दिया कि 5% बाई मास है, या फिर 5% बाई वॉल्यूम है, या 10% मास बाई वॉल्यूम है, तो उससे तुम कैसे आंसर तक पहुंचोगे। तो सबसे अगर कहीं भी ये लैंग्वेज लिखी ना, तुमको मान लेना है कि जो सोल्यूशन का मास कितना है, 100 है। अगर वॉल्यूम परसेंटेज है तो तुमको मान लेना है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 है। अगर तुम्हारा मास बाई वॉल्यूम है, तुमको क्या मानना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर तुमको मास परसेंट की बात करें, अगर तुमको मास परसेंट गिवन है, तुमको मान लेना है सोल्यूशन का मास 100 है। अगर तुमको वॉल्यूम परसेंट दिया तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मानोगे, 100 ml है। और तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम है तब भी मानोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, 100 ml। अब देखो इससे होगा क्या, तो जैसे तुम यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन का डाल दोगे 100, ठीक है, तो वैसे ही 100 क्या जाएगा, कट जाएगा, यानी तुम्हारा जो मास ऑफ द सोल्यूट है वो तुम्हारा परसेंटेज के इक्वल आ जाएगा, समझे। मतलब अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ कि x% बाई मास है समथिंग, ठीक है, तो जैसे तुम सोल्यूशन को क्या मान लोगे, 100 ग्राम, ठीक है, जैसे ही 100 यहाँ पुट करोगे तो 100 कट गया, यानी तुम्हारा मास ऑफ द सोल्यूट कितना आ गया, जो भी तुम्हारा परसेंटेज था, यानी तुम्हारा एक्स परसेंटेज था, तो एक्स तुम्हारा क्या गया, वो सोल्यूट का मास हो गया था। तो इसका हम बहुत यूज करते हैं हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन को हम इसी मेथोलॉजी से सॉल्व करेंगे, जितने भी तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, अगर वो टर्म्स के टर्म में दिए हैं तो हम हर चीज में यही यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा अगर x% बाई वॉल्यूम है, तो जैसे तुम मानते हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, 100 ml, यानी यहाँ तुम क्या डालोगे, 100, तो ये 100 कट गया, यानी तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट क्या आ जाएगा, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट आ जाएगा जो भी तुम्हारा परसेंटेज दिया, यानी तुम अगर x% बाई वॉल्यूम है, तो तुम्हारा क्या लिख सकते हो कि तुम्हारा x% मतलब क्या, x ml, जो वॉल्यूम परसेंटेज है ना, तो x ml ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किसमें, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तीसरा चीज अगर बात है मास बाई वॉल्यूम पे, तो अब देखो जैसे तुम डालोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100,
फिर वही 100 कट गया, बचा क्या तुम्हारा मास ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारा क्या है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। इसका मतलब क्या, कि तुम्हारा x% मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब क्या, एक्स ग्राम, ठीक है, एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी तुम्हारे परसेंटेज वाले हैं उसमें सबको 100 मानना है। 100 क्यों मानना है, ताकि 100 क्या जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो फटाक से उसको सोल्यूशन को तुम 100 मान लेना, जो भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में सीधी बात, जो भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में आता है उसको 100 मानना, ताकि वो चीज कट जाए, वो परसेंटेज की इक्वल आ जाए। कुछ और भी मानोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो 100 माइनस क्या होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन ना शॉर्ट रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। देखो जो परसेंटेजेस होते हैं वो हम निकालते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, कि ठीक है, जो परसेंटेज आता है ना हमारा, वो 100 से हमेशा कम आता है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालते हैं 100 के रिस्पेक्ट में। वैसे पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे तुम्हारा परसेंटेज होता है वो पर 100 के टर्म में निकालते हैं, वैसे होता है पर मिलियन। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 to the power 6। तो जैसे मास परसेंट में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 6 यानी 1 मिलियन से। ठीक है, तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन का ऐसे याद रखना कि जो तुम्हारा 100 है, 100 की जगह पे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, वहां पे 100 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 मिलियन। बाकी तुम्हारा इधर वही रहता है कि जो भी तुम्हारा चीज, अगर यहाँ पे हम मास भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें यूज होती हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट लेंगे तो हमको तुमको मास ऑफ द सोल्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट लेंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल लेंगे तो ये नीचे क्या लेना पड़ेगा, टोटल पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। ठीक है, और देखो मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोलूंगा ये हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो अभी तक मास प्रेजेंट हमने लिए तीनों, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को क्या मान ले रहे थे, जो भी तुम्हारा उसको काटना है, हमारा काम क्या है काटना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10 to the power 6। अब 10 to the power 6 काटना, तो क्या करोगे तुम, इसके जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको क्या मान लोगे, 10 to the power 6। अब देखो पीपीएम का यूज तुमको बहुत कम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस में बहुत ही कम यूज होगा, तुमको बता देता हूँ, इनका यूज बहुत कम मिलेगा। मास परसेंट सबसे ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी बहुत ही रेयर देखने को मिलता है क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा यूज करता है मास परसेंट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं 10 to the power 6 डालूंगा, क्या जो भी तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, उसको, तो वैसे क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स पीपीएम का मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्स यूनिट। अब यूनिट क्या हो सकती है, यहाँ पे ग्राम में हो सकता है अगर तुमने मास लिया है, अगर तुमने वॉल्यूम लिया तो तुम्हारा एमएल हो सकता है, लीटर हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कौन सी यूनिट लेते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है यूनिटलेस क्वांटिटी है, ऊपर भी सेम यूनिट होगी, नीचे भी सेम यूनिट होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि एक्स पीपीएम, इसका मतलब क्या है, एक्स यूनिट सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 10 to the power 6 यूनिट ऑफ सोल्यूशन। नीचे क्या होगा, 10 to the power 6 यूनिट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो सकता है ग्राम, हो सकता है एमएल, हो सकता है, जो भी तुम्हारा यूनिट लोगे उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पीपीएम का यूज बहुत काम आता है क्वेश्चन में। और उसके बाद देखो ना मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी काफी यूज होता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका भी हमें निकालना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो इसको मैं तुमको एग्जांपल से दिखाता हूँ। लेट कंसीडर हम कर लेते हैं एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है, Na है। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, एक्स होता है, ये भी ध्यान रखना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है, मान लो Nb है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब क्या है, एक्स ए सिंबल होता है। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी Na+Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या होगा, Nb, ठीक है, अपॉन में Na+Nb। अब एक चीज देखो, अगर दोनों मोल फ्रैक्शन को हम ऐड कर दें, XA+XB, ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड करोगे, क्या आएगा, Na+Nb अपॉन Na+Nb, यानी क्या आ गया 1। यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो उन्होंने ब्लू बॉक्स में इसलिए डाल दिया कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, सारे मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो समेशन ऑफ एक्स है, जहाँ पे आई बिलोंग्स टू 1 to n, मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ जो कंपोनेंट हो सकते हैं वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो n नंबर ऑफ कंपोनेंट मान लो है उसमें। ठीक है, तो उनका समेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब तुम्हारा x1 + x2 + xi की वैल्यू क्या आएगी, बनाएंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोल फ्रैक्शन है, अगर तुम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती करी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इज लेस देन 1। तो देखो हम मोस्टली डील करने वाले बाइनरी सॉल्यूशन से, जहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, XA+XB = 1। ठीक है, अगर हम XB को लिखना चाहते हैं तो XB = 1 - XA ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको इधर ले आओ, या फिर हम लिख सकते हैं कि XA = 1 - XB। हमने कुछ नहीं किया तो तुम कर ही लेते हो, सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ भी वही लिखा है कि टोटल पार्ट्स को यहाँ पे क्या मान लेना है, 10 to the power 6। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में मैंने इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली क्या लिखी है, कि जो सम ऑफ द ऑल द मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो तुमको याद ही रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ
मोल्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुमको यहीं पे लिख दिया ताकि तुम यहीं अगर यही पेज पहला देख लोगे ना तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या हम करने वाले हैं इसमें। तो अब बात करते हैं मोलारिटी की। तो मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हम सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, उसका वॉल्यूम यूज करते हैं, और किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट गलत कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और मोलारिटी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम होता है। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहाँ पे कोई 100 है नहीं, तो हम इसको 100 नहीं मानेंगे। हमको क्या मानना है? ताकि ये तुम्हारा इसके इक्वल आ जाए, हमको इसको 1 मान लेना है। अगर हमको लीटर में डालना है ना, तो अगर मैं इसको मान लूं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? 1 लीटर है, तो अगर जैसे मैं 1 लीटर मान लूंगा वैसे तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या बन जाएगा? मोलारिटी के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस चीज का भी, इस लैंग्वेज का बहुत हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी देखो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया होगा एक्स मोलर है, अगर एक्स मोलर है तो तुम तुरंत पहले लैंग्वेज क्या लिखोगे? कि जो तुम्हारा इसका मतलब क्या होगा? जो एक्स मोल ऑफ सोल्यूट होगा इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर तुम तो डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि लेट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 1 लीटर। जैसे 1 लीटर पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोलारिटी। ठीक है, तो जो मोलारिटी है, मोलारिटी क्या है? एक्स है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, एक्स मोल ऑफ सोल्यूट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से तुमको कन्वर्जन आना चाहिए। तो जब भी तुम्हारा ऐसे दिया होगा ना तो तुम इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई तरीका नहीं होता। अगर फॉर्मुला लिखने बैठोगे तो लिखते रह जाओगे। और हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी तुम्हारे ऊपर है मोल्स, इसलिए मोल अपॉन में वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर, इसलिए यूनिट होगी लीटर। ठीक है, मोल अपॉन लीटर यानी मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी। उसके बाद करें व्हाट इज द मोलैलिटी। तो तुम्हारा मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या यूज करेंगे? दो स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब मास, ऐसे याद कर लो। ठीक है, स्मॉल एम मतलब मास। तो यहाँ पे हम क्या है? ऊपर तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहने वाले, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहने वाले, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा ना? मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे बट इन केजी। ये बात दो बहुत अच्छे ध्यान रखना कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन का मास नहीं लेते हैं। तो अभी तक जितने हमने फॉर्मूले देखे, हम सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं? मास ऑफ द सॉल्यूशन ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले लेते हैं नीचे। बट यहाँ पे हम क्या लेंगे? एक ऐसा मोलारिटी का ऐसा यूनिट है जहाँ पे हम क्या लेते हैं? सॉल्वेंट का मास लेते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्या लेते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किस में लेते हैं? केजी में। केजी क्या होती है? एसआई यूनिट, सिंपल सी बात है। ठीक है, केजी क्या होता है? एसआई यूनिट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मोल पर केजी। तो देखो जब भी क्वेश्चन में दिया है एक्स मोलल है, तो ठीक है, तो वही तुम सेम जो अभी तक कर डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे? डिनोमिनेटर को ऐसा बना दोगे ताकि ऊपर वाला जो टर्म है वो तुम्हारा मोलारिटी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जैसे तुम मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मानोगे? 1 केजी मानोगे, वैसे तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा? मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम एक्स मोलल को क्या बोल सकते हो कि अगर एक्स मोलल है तो हमने मान लिया मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 1 केजी। तो अगर 1 केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट है, then तुम्हारा जो एक्स मोलल है वही तुम्हारा एक्स क्या हो जाएगा? एक्स मोल हो जाएगा किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, क्योंकि मास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू किसका आ जाएगा? मोलैलिटी के। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा ना। तो कोई ये जो येलो कलर से, जिसमें जो मैंने येलो कलर से सारे लिख रखे हैं ना, जो जो तुम्हारे की एक्स मोलल है तो उसको क्या बोलोगे? एक्स पीपीएम है उसको क्या बोलोगे? एक्स बाय मास बाय वॉल्यूम है तो क्या बोलोगे? एक्स परसेंटेज बाय वॉल्यूम है तो क्या बोलोगे? एक्स एक्स मास परसेंट है तो तुम क्या बोलोगे? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे सबसे ज्यादा जो यूज होंगे वो तुमको बता देता हूँ मैं, कौन कौन से तुमको यूज होंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहीं से तो सारा तुमको पूरा रिवाइज करा देता हूँ जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा यूज होने वाला है तुम्हारा मास परसेंट, दूसरा तुम्हारा यूज होने वाला है मोल फ्रैक्शन, और तुम्हारा यूज होने वाला है मोलारिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले टर्म्स हैं। तो तुमको क्या करना है? डिनोमिनेटर को क्या मानना है? डिनोमिनेटर को क्या मानना है? तुमको इक्वेट करना है, तुमको क्या करना है? इक्वल बनाना है। ठीक है, तो हम मास परसेंटेज में सबको क्या मानते हैं? डिनोमिनेटर को 100 मानते हैं। ठीक है, और तुम्हारा पीपीएम में क्या मानते हैं? 10 to the power 6 मानते हैं, क्योंकि 10 to the power 6 को हमको काटना होता है जो नोमिनेटर में होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तुम्हारा इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन में 100 नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलारिटी है, ठीक है, मोलारिटी है, ठीक है, मोलारिटी में क्या मानेंगे? 1 केजी मान, क्या 1 केजी होगा? मास ऑफ द सॉल्वेंट, ध्यान रखना, मास ऑफ द सोल्यूशन मत कर देना गलती से कभी भी। और मोलारिटी है, मोलारिटी तुमको मानना है 1। 1 क्या मानोगे? डिनोमिनेटर में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। तो हम क्या मानेंगे? 1 लीटर, क्योंकि हमारा क्या है ना, दो यूनिट का बहुत ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 लीटर में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 किलोग्राम में। तो यहाँ तुमको क्या मानना है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना मानना है? 1 लीटर। 1 लीटर कॉस्ट टू 100 ml। अगर तुमको यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा तो मेरा यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर देख लेना, उसकी लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर तुमको चैनल पर रैंक बूस्टर सीरीज वाले प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगी। ठीक है, और तुम्हारा मोलारिटी में क्या लेते हैं? मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना मानते हैं? 1 केजी या फिर 1000 ग्राम। तो यहाँ जो मैंने व्हाइट कलर में लिखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम बहुत ही फास्ट तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो देखो एक चीज और प्योर में देखने को मिलती है कि कौन कौन से ऐसे इसमें कंसंट्रेशन टर्म है जो तुम्हारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखो मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है, उसमें तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा घटा लो उसका मास तो चेंज नहीं होने वाला। ज्यादा नहीं, ये वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, मतलब वॉलेटाइल हो
तो उसको तुम क्या कर दो, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, मतलब वो बाहर ना निकल पाए, तो तुम्हारा मास कभी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम जितना भी टेम्परेचर चेंज कर लो। बट वॉल्यूम तुम्हारा चेंज हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा क्या लगता है, लिक्विड है, ठीक है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और तुम गैसेस में कन्वर्ट करोगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि गैसेस क्या होते हैं, फ्रीली टू मूव होती है, ठीक है, इसलिए तुम्हारा वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जितनी भी तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें मास आएगा, ठीक है, या फिर मोल आएगा, ठीक है, मोल भी तुम्हारे टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, तो जिसमें भी मास और मोल आएगा वो सारी की सारी क्या होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, और जिसमें भी वॉल्यूम आ गया मतलब वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंडेंट करता है ऑन द टेम्परेचर, तो जनरली क्या होता है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जिसमें जिसमें वॉल्यूम आता है वो सारी सारी क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं होता, मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी में यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इसलिए क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है पीपीएम, देखो पीपीएम को मैंने बताया था कि पीपीएम में हम बाई मास भी यूज कर सकते हैं, बाई वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा पीपीएम बाई वॉल्यूम है तो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। तो मोस्टली क्वेश्चन तुमको ये तीन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें मास बाई मास परसेंट, तो दोनों में मास है, ठीक है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। मोल फ्रैक्शन, मोल तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। देन तुम्हारा मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी यानी स्मॉल एम, ठीक है। तो मोलैलिटी तुम्हारा क्या होगा, मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास यूज करें, यानी ये भी तुम्हारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर होगा। और अगर तुम्हारा पीपीएम ले रहा है तो पीपीएम अगर बाई मास ले रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर बाई वॉल्यूम लेंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। देखो एक फॉर्मूला और है जो तुम्हारा पीआईक्यू में यूज हो जाता है, कि तुम्हारा मोलारिटी बोलता है कि तुम्हारा एक सोल्यूशन है जिसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है, मोलारिटी M2 दूसरा सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम V2 है, और दोनों का मिक्स करेंगे, अगर उसका मोलारिटी इतना कुछ है तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलेगा वॉल्यूम इतना है, तो बताओ मोलारिटी कितनी होगी, जो फाइनल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2 इक्वल टू M into V, ठीक है। तो दो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको मैं बेसिक से करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती, बट तुमको फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बाकी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एकदम बेसिक से करेंगे। तो दो जितनी थ्योरी थी, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैं तुमको सब कुछ बता दिया। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि 2024 में पूछा गया था, कि क्वांटिटी दैट चेंज द टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा क्या है, मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये चेंज होगी टेम्परेचर के साथ में, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर है। मास परसेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि मास यूज होता है, मोलालिटी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास, तो ये तो चेंज ही नहीं होता। मोल फ्रैक्शन भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। फिर तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है 2024 में शिफ्ट 1 में, एक सोल्यूशन है जिसका तुमको मास परसेंटेज दिया हुआ है और इसकी डेंसिटी दी है, ठीक है, और पूछा क्या है, मोलारिटी। तो जो जो पहले क्वेश्चन में दिया होता है पहले वो लिख लेना होता है। तो तुमको पता है कि इसका जो मास परसेंटेज है वो कितना है, 31.4%। तो तुमको भी बताता, अगर तुम मास परसेंट दिया होता है तो तुम क्या करते हो, कि मास ऑफ सोल्यूशन क्या मानते हो, 100 ग्राम। ये तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। जैसे तुम मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम मानोगे, तुम्हारा मास ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा, वो जो तुम्हारा हो जाएगा 31.4 ग्राम। जो तुम्हारा परसेंटेज मास परसेंटेज होता है वही तुम्हारा उसका सल्यूट का वो बन जाता है। तुम फॉर्मूला में लिख के देखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कि मास परसेंट क्या होता है, तुम्हारा मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वैसे तुम 100 मानोगे, ये 100 कट गया, जो तुम्हारा मास ऑफ द सल्यूट है वही तुम्हारा इसका परसेंटेज बन जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, 31.4 ग्राम, ठीक है। और फिर तुमको क्या पता है, डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी इक्वल टू तुमको पता है 1.25 ग्राम पर ml। अब देखो तुमको पता क्या करना है, तुमको पता करना है क्या, मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी के लिए तुमको ऊपर चाहिए मोल, ठीक है, किसके मोल, सल्यूट के, और डिनोमिनेटर में तुमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका चाहिए तुमको, सोल्यूशन का, जो कि चाहिए इन लीटर। अब देखो तुम्हारा जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना होगा, तुमको बताओ, क्वेश्चन में खुद ही दिए दिया है कि H2SO4 का मोलर मास कितना है, 98 है। बाकी तुमको एटॉमिक मासेस 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो तुम निकाल भी सकते हो कि हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 × 4, जो कि आ जाएगा 90। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 31.4 डिवाइडेड बाई 98। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब तुमको क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो मास से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि डेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसीलिए तुमको अगर वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है, और तुमको यूज करना होगा मास, तो तुमको डेंसिटी और गिवन होगी, ठीक है। और अगर तुमको मास गिवन होगा और यूज करना होगा वॉल्यूम, तो तुमको डेंसिटी दी होगी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखो ध्यान से एक चीज,
कि तुमको जो डेंसिटी दी है ना वो किसकी दी है, देखो सोल्यूशन की। सोल्यूशन हैव द डेंसिटी दिस, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो मास किसका डालोगे यहाँ पे, सोल्यूशन का। अब यहाँ पे गलती मत कर देना कि सॉल्वेंट का डाल लिया सोल्यूट का, यहाँ तो सॉल्यूट का डाल तुम 31.4 डाल दो, ठीक है, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे 1.25, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 100, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम किस में आएगा, एमएल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या यूनिट है, ग्राम पर एमएल, तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 / 1.25 एमएल में है। तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको लीटर में, ठीक है, तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर तुमको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो मैं तुमको जो तुम्हारी प्लेलिस्ट है ना रैंक बूस्टर सीरीज, उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 तुम्हारी यूनिट कन्वर्जन में है, ठीक है, तो हम स्मॉल से बड़ी यूनिट में जाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 100 / 1.25, और तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अप्रॉक्स में 4, क्योंकि तुमको आंसर देना था इंटीजर में, तो इसका आंसर होगा 4। फिर देखो अगला तुम्हारा, फिर से मैंने एक सिंपल क्वेश्चन डाल दिया है, बोला है एक सब्सटेंस ए है जो कि डिसॉल्व होता है इन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, बी एन सी, ठीक है, ये सब्सटेंस ए है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बी एन सी विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स एन ए एन बी एन सी, तो बोलता है मोल फ्रैक्शन क्या होगा सी का, तो सी का मोल फ्रैक्शन बताना है, यानी तुम्हारा एक्स सी पूछा है, तो ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, और नीचे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन था, एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 2021 का, कि 6.5 मोलर है। अब देखो 6.5 क्या है, मोलर है, इसका मतलब क्या, कि तुम्हारा 6.5 मोल होगा, ठीक है, 1000 ग्राम, जैसे बोल सकते हैं कि, और 1 kg किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है, तो तुमको प्रॉपर डिफिनेशन पता होनी चाहिए, तो ये हम इससे निकाल सकते थे, तो पहले जो भी तुमको गिवन है ना उससे देख लो हम क्या क्या पता कर सकते हैं, तो पहली लाइन हम ये लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो वो लाइन जो मैंने लिखवाई थी हर चीज के लिए, मास परसेंट के लिए, वॉल्यूम परसेंट के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, तो उसको फॉर्मूले से भी दे सकते हैं कि तुम्हारा मोलारिटी क्या होती है, ऊपर होता है तुम्हारा मोल्स और नीचे होता है तुम्हारा मास, ठीक है, जो कि होता है सॉल्वेंट का इन केजी, तुम जैसे ही मानोगे ये इक्वल टू 1 kg, तो वैसे तुम्हारा मोल्स क्या हो जाएगा, मोलारिटी के इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि 6.5 मोल्स इन द 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो तुम्हारी डेंसिटी दी है, डेंसिटी किसकी दी है, सोल्यूशन की दी है, और बोला है कि बताओ द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या होगी, ठीक है, तो देखो 6.5 मोल है और तुमको दी है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमको निकालना क्या है, पहले ये देखो हमको निकालना है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, जो कि हमको पता है कितना है तुम्हारा 6.5 है, सॉल्यूट का मोल्स तुमको पता है, अपॉन में चाहिए तुमको वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वो भी किसमें चाहिए, इन लीटर। अब ध्यान से देखो वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, मगर हमको मास किसका डालना पड़ेगा, हमको मास डालना पड़ेगा सोल्यूशन का, यहाँ तुम्हारा मास किसका दिया है, हमने किसका मास माना है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है वो, सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट का मास, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट का मास, ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास तो 1000 है, और सॉल्यूट का मास कितना होगा तुमको पता है, इसकी यहाँ पे कितना हमने मोल निकाल लिया, कि तुम्हारा अगर 1000 पहले हमने लेट कर लिया, तो 1000 में 6.5 मोल है, यानी तुम्हारा 6.5 मोल, और तुम्हारा क्यूएस था, ठीक है, जिसका मोलर मास इसने दिया नहीं, देखो मासेस तक बता दिया इसने, तो 39 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, तो 39 9 1 10 16 6, और तुम्हारा आ गया 314 एंड 556, ठीक है, इंटू 56 प्लस ये, तो तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, सोल्यूशन का मास आ जाएगा, तुम सोल्यूशन का मास यहाँ डालोगे, और डेंसिटी की यूनिट क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, डेंसिटी यूनिट तुम्हारी क्या है, 1.189 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी जब तुम यहाँ पे मास डाल के जो वॉल्यूम निकालोगे, तो वो जो वॉल्यूम आएगा, लेट सपोज मैं एक्स मान लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लेना, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम जो आएगा वो किसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा, ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बट यहाँ पे तुमको किसमें डालना है, लीटर में डालना है, तो तुम्हारा ये 6.5 होगा, ठीक है, अपॉन में तुम्हारा मान लो ये एक्स आया, यहाँ पे एक्स सेंटीमीटर क्यूब आया, तो सेंटीमीटर क्यूब को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, ठीक है, तो तुमको पता है कि तुम्हारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, यानी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर होता है, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर होता है, ठीक है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ से, मैंने उनको बताया था छोटी से बड़ी यूनिट में जाओगे तो सेंटीमीटर क्यूब को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन नहीं है तो फिर लेक्चर को देख लेना मेरा यूनिट कन्वर्जन वाला, तो इसको सॉल्व कर लोगे तुमको आंसर इसका मिल जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर 9 आएगा अप्रॉक्स में। तो यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा है। अब कुछ लोग फॉर्मूला याद करते हैं, जिसको फॉर्मूला याद करना फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी बेसिक तरीका ये है, ठीक है। दो कुछ लोग फॉर्मूले से भी निकालते हैं, ठीक है। तो जो अगर तुमको फॉर्मूले से तुमको याद करना है, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी मैं फॉर्मूले से कभी नहीं निकालता हूँ, क्योंकि ऐसे निकालना ज्यादा ईजी होता है। तुम देखो तो मतलब सिंपल मेथड्स हैं, ठीक है, आराम से तुम निकाल सकते हो। तुमको सबसे पहले जो तुमको पता है उसको यूज करते जाओ, फटाफट आंसर निकालेगा। फालतू में फॉर्मूला तुमको याद करना, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना कि मोलालिटी जो होती है वो तुम्हारा मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम सोल्यूट। अगर तुम याद कर सकते हो तो याद कर लो। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि तुमको पता क्या करना है, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन तुमको बतानी है, ठीक है, जो कि तुम्हारा है प्रिपेयर किया गया बाय द 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एसिड। इसका तुमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसमें 250 ml वाटर में, ठीक है, जो कि तुमको आंसर देना है मोलारिटी का किसमें देना है, इन मोल पर लीटर में, ठीक है। और आंसर देना है एक्स इंटू 10 टू द पावर 2। बदला के अगर मोलारिटी इक्वल टू एक्स इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो बताओ ये वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में तुमको आंसर देना है इसका। तो देखो पहले तुमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तुमको मास गिवन है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, और तुमको फॉर्मूला पता है, और तुमको सबके मासेस भी देखो यहाँ उसने बता रखे हैं। वैसे तो तुमको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, तो 20 से पहले वाले तुमको सारी याद होनी चाहिए, बट फिर भी उसने बता दिया है। तो मास अपॉन मोलर मास से तुम्हारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएगा, तुम्हारा 6.3 ग्राम अपॉन में तुम्हारा इसका टोटल मास, ठीक है। तो तुम जो वैल्यू डालोगे तुम्हारा आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। उसका मास का मोलर मास H2C2O.2H2O, ठीक है। इसका मोलर मास आता है 126। अब तुमको पता करना है मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी ऊपर होती है, ऊपर डालना तुमको मोल्स, ठीक है। नीचे क्या डालना है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम। किस में डालना है, इन लीटर में। तो मोल्स तुमको पता है 6.3 अपॉन 126, और मोल वॉल्यूम क्या होगा 250 ml, ठीक है। अब ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो 1 ml इक्वल टू 1/1000, यानी ये तुम्हारा 1000 से ऊपर जाएगा, 1000 जाएगा, तुम्हारी क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.2 मोल पर लीटर। मोल तुम्हारा बोला कि आंसर जो तुम्हारा गिवन है वो एक्स इंटू 10 टू द पावर -2 में गिवन है, तो ये एक्स की वैल्यू बतानी है। तो 0.2 को तुम क्या लिख सकते हो, तुमको 10 टू द पावर -2 में लिखना होगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 टू द पावर -2 के फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करो, ऐसे तुम कर सकते हो कि पॉइंट हटाया, 10 आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ऊपर को 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे को भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या बन गया 20, नीचे क्या हो गया 100। यानी क्या लिख सकते हो, 20 और 100 क्या लिख सकते हो, ऊपर पावर ऊपर ले जाओ, 10 टू द पावर -2, ठीक है। अगर तुमको जो लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग ऐसे कर सकते हैं, ताकि उनसे गलती ना हो। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा सेम है कि तुमको मोलारिटी तुमको बतानी है, ठीक है, किसकी, 0.8 कैपिटल एम ऑफ एस टू से बोल, यानी ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे कैपिटल एम क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी कितना है, 0.8, ठीक है। और डेंसिटी तुमको पता है, किसकी डेंसिटी पता है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, और तुमको बताना है इस फॉर्म में ऐसे आंसर देना है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, फिर से तुमको फॉर्मुलेस करना होना बेसिक से, जैसे तुमने अभी पहले तुमको मैंने कराया था। मोलारिटी पता है, तो मोलारिटी का तुमको पता है, तुमको बताना है मोलारिटी। तो देखो यहाँ पे क्या था, तुमको मोलारिटी पता था, मोलारिटी पता था ना। अब यहाँ पे तुमको मोलारिटी पता है और तुमको मोलालिटी बताना है। तो मोलारिटी पता है तो 0.8 मोलर, इसका सॉल्यूशन तुम्हारा 0.8 मोलर है, तो तुम्हारा जो सल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, वो कितना हो जाएगा 0.8 इफ तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर हम कितना मान लें 1 लीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो हमको मोलालिटी निकालनी। मोलालिटी के लिए हमको क्या चाहिए, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नीचे क्या चाहिए, हमको मास चाहिए। किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए। ध्यान से, सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए हमको, सॉल्वेंट का मास चाहिए, वो भी केजी में। नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता है कि तुम्हारा 0.8 है। अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तुमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमको पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मास तुमको पता करना है, वॉल्यूम तुमको गिवन है 1 लीटर। अब देखो तुम यहाँ पे क्या है, अपॉन में क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। मगर तुमको तुमको पता है 1 लीटर है, तो 1 लीटर को कन्वर्ट करो पहले तुम सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जब LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तुमको मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तुम क्या डालोगे, 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आया 1000। तो तुम्हारा मास कितना आ गया, मास आ गया 1060 ग्राम, ठीक है। अब ये किसका मास है, सोल्यूशन का मास है। तुम ये किसका मास है, सोल्यूशन का मास है। तुमको सॉल्वेंट का मास डालना है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का मास जो कि है 1060 माइनस सोल्यूट का मास। सोल्यूट कितना है, 0.8 मोल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यानी मास किसी का भी कैसे निकालोगे, अगर तुमको नंबर ऑफ मोल पता है, कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.8, इसका मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98, अभी पहले भी देख चुके हैं। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, मगर अभी ये किस में है, ग्राम में है। यही तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 0.8 नीचे क्या आ गया 1060 माइनस 0.8 इंटू 98, और ऊपर ये मास कितने ग्राम में, तो तुमको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे 1000 इधर आ जाएगा ऊपर, ठीक है।
ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ कि बड़ी से छोटी यूनिट में जब जाओगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और छोटी से बड़ी यूनिट यानी ग्राम से किलोग्राम में गए तो क्या करेंगे, डिवाइड, यानी 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, तो वो तो यूनिट करना चाहिए, तुमको आना चाहिए, वरना वो गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा 815। ठीक है, अब तुमको अगर ध्यान से देखो ना, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तुमको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। अगर तुम ध्यान से देखो, मोलालिटी इक्वल्स टू एम इंटू 1000, देखो ये एम हमने डाला इंटू 1000 अपॉन में देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000, ठीक है, माइनस एम। तो ये क्या तुम्हारा 1060 हमने कैसे निकाला था, मास कैसे निकाला था, डेंसिटी इंटू दिस, डेंसिटी इंटू 1000 करके हमने निकाला, माइनस तुम्हारा एम इंटू मोलर मास। ठीक है, तो वही सब हमने किया है। बट दिक्कत ये है ना कि तुम्हारा ये फॉर्मूला बिल्कुल मतलब फेल कर जाएगा अगर उसने यूनिट का इधर से उधर कर दिया। अभी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, किसी और यूनिट में दे दिया, तो अगर यूनिट का उसने खेल कर दिया ना तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला करना अच्छी बात नहीं होती। वो तुम्हारा कभी कभी काम कर सकता है अगर यूनिट सही हुई, अगर उसने जहां यूनिट बदल दी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पे मान लो लीटर दे दिया होता तो फॉर्मूला बदल जाता। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला पे रिलाई नहीं करना, तुमको बेसिक प्रोसेस से आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी तुमको दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलर एक्वा सोल्यूशन इज, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसने बताया है कि तुमको मोलारिटी कितनी चाहिए, तुमको मोलारिटी चाहिए 0.35, और बोला उसका मास कितना हमको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। ठीक है, और तुमको क्या दिया है, और तुमको क्या दिया है कि तुम्हारा जो उसका वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो होगा 250 ml। अब तुमको पता है मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम। और सोल्यूशन का वॉल्यूम इसने बता दिया है कितना है, 250 है, ml है, बट तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, यानी करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। ठीक है, और तुमको पता है यहाँ पे मोलारिटी है कितनी, 0.35। अब तुमको पता करना है मास। अब इसके लिए तुमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। तो मास तुमको पता करना है, मोलर मास तुमको क्वेश्चन में खुद दे दिया है कितना है, 82.02। ठीक है, तो 82.02। अब तुम्हारी ये इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो भी तुमको मास रिक्वायर्ड होगा, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 7 आएगा। ठीक है, बाकी जितने भी पेयर क्यू करा रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें सारे सॉल्यूशंस गिवन है। तो मेरा काम है तुमको यहाँ पे अप्रोच सिखाना, हर एक क्वेश्चन में डिटेल में सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तुम्हारा काम है सीखना कि मैं अप्रोच, देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 ml ऑफ Na3PO4 सोल्यूशन है जिसमें कितना है, 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम है। बोल रहा कि मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस है, अगर ये वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब तुमको फिर वही बात है, तुमको निकालना है क्या, पहले वो देख लो, तुमको निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए हमको चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए, नीचे हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर चाहिए। तुमको पता है 100 ml ऑफ NaOP3 सोल्यूशन कंटेनिंग, तुमको पता है 100 ml सोल्यूशन है, यानी तुमको वॉल्यूम तो पता है कितना है, 100 ml है, बट तुमको आंसर इसमें डालना कितना किस में होता है, लीटर में। तो यानी 100 तुमको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तुम्हारा कन्वर्ट होगा लीटर में। अब उसके बाद तुम्हारा क्या दे रखा है उसने, सोडियम दे रखा है। अब देखो एक, अब इसमें कैच, मतलब इसमें ऐसा डिफरेंट क्या था, उसने बोला था कि ये सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूशन 3.45 ग्राम है। अब ये कैसे पता लगेगा इसका मोल कितना है, अगर तुम ध्यान से देखो ये इसने सोडियम का मास क्यों दे रखा है कि यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल होगा जो तुम्हारा Na3PO4 का, ठीक है, उससे 3 सोडियम एटम मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अगर तुम्हारा 3.45 ग्राम है, ठीक है, अगर तुम्हारा 3.45 ग्राम ये टोटल तुम्हारा किसका है, सोडियम है, तो मोल देख लो पहले इसके। तो मोल कितना होगा, डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोडियम। तो तुमको पता है कि अगर तुम्हारा 3 मोल Na होगा, 1 मोल ये होगा, अगर 3 मोल Na होगा तब तुम्हारा ये 1 मोल Na3PO4 बना होगा। इसका मतलब जब तुम्हारा इतना मोल ऑफ Na होगा तो कितना होगा, बस मतलब तुमको कुछ नहीं, बस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 मोल Na होगा तो तुम्हारा कितना होगा, 1/3। तो इतना मोल होगा यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3.45 डिवाइडेड बाई 23। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो ये तुम यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल दोगे तो तुम्हारा ये इसको सॉल्व कर लोगे, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे आंसर अप्रॉक्सिमेट 50 आएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, जो मैंने तुमको फॉर्मूला पर बताया था कि MV = M1V1 + M2V2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तुम यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, बट फिर वही बात है, अगर यूनिट वाला है उसने खेल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर उसने यूनिट वाली गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम बेसिक से चलो। ठीक है, तुम्हारा क्या है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ दिस। ठीक है, एक तुम्हारा सोल्यूशन 1 है जिसका तुम्हारा वॉल्यूम इतना है, यानी V1 इतना है, इसका मोलारिटी 0.5 है। फिर एक और सोल्यूशन है जो कि तुम्हारा क्या है, जिसका वॉल्यूम V2 है, मोलारिटी क्या है, ये M2 है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इन दोनों को मिक्स करोगे, तो मिक्स करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यानी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 + V2, यानी 750 ml + 250 ml।
कितना हो जाएगा 1000 ml, यानी कितना हो जाएगा 1 लीटर। और तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट कितना होगा मिक्स, जो तुम्हारा सोल्यूशन बनेगा मिक्स करने के बाद, तो तुम्हारा होगा कि जो पहले वाले सोल्यूशन में जो N1 था, बाद वाले में सोल्यूशन में जो N2 था, N1 प्लस N2 होगा, जिसमें N1 होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जिसमें होंगे। ठीक है, अब देखो तुमको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितने थे, इसमें कितने थे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलारिटी तुमको पता है पहले वाले सोल्यूशन की कितनी है, तुमको 0.5 है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को पता करना है, वॉल्यूम कितना है 750 ml है, 750 ml को करोगे लीटर में कन्वर्ट, हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारा जीरो से जीरो ये गया, ठीक है, तो एन कॉस्ट हो गया 75 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, N1 आ गया, तो N2 कितना आ जाएगा 25 इंटू मोलालिटी कितनी है 2 अपॉन में 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट हटा दो, ये 1000 आ जाएगा, तो 5 से करोगे तो तुम्हारा 200 आया। ठीक है, 25 से कर दो, 25 75, 3/8 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारा कितना है 50, यानी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो फाइनल में नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे 1/2 प्लस 3/8। और तुम्हारा वॉल्यूम क्या चाहिए, जो तुम्हारा क्या होगा जो सोल्यूशन होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए इन द सोल्यूशन। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को पता है 1 लीटर ही है, यानी तुम्हारा आंसर यही होगा। यानी इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/8, कितना आ गया 7/8। तो देखो डिवाइड करके देख लो, 7 70, 0.9 से करोगे तो 72 हो जाएगा, तो 8 तुमको आंसर तो पता चल गया। ठीक है 40, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 0.875। तो तुमको बेसिक से करना है तो बेसिक कर सकते हो, बाकी तुम्हारा ये फॉर्मूला है। पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है तुमको, वो चीज समझो। तो फॉर्मूला तुम अगर तुम फॉर्मूला यूज करते MV = M1V1 प्लस M2V2। देखो कोई भी फॉर्मूला यूज करना है ना, उसका सही तरीका आना है। तो देखो मैं इसलिए ये क्यों कह रहा था कि फॉर्मूला यूज मत करना, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला तुम्हारा काम कर जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे भी तुम्हारा वॉल्यूम कितने 750 ml है, यहाँ पे 750 ml है। और जो तुम फाइनली जब ऐड करोगे, फाइनल वॉल्यूम क्या करोगे, तुम दोनों को ऐड करके लिख दोगे। बट मान लो तुम्हारा यहाँ पे दिया होता लीटर में, ठीक है, और यहाँ पे दिया होता ml में। अब तुम पता चलेगा M1 × V1, इसको मल्टीप्लाई करके या इनको ऐड कर दिया, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। या तो तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ गलती हो सकती है, मतलब ये ऐसा तुमको या तो ध्यान रखो कि यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, तब कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर यूनिट में दिक्कत है तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए तुम क्या कर चलो, बेसिक से चलो, कुछ है ही नहीं, देखो सिंपल तो है। बाकी तुम्हारा फॉर्मूला यूज करना हो तो यूज कर लो, मगर अगर तुम उसने यूनिट कन्वर्ट कर दी तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। देखो अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए, हमने पहले मोलालिटी से मोलालिटी निकाली, हमने मोलालिटी से मोलालिटी निकाली, हमने तुमको जिनको डायरेक्ट तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स पता थे उससे हमने डायरेक्ट मोलालिटी भी निकाली, मतलब गिवन था। हमको परसेंटेज बाई मास गिवन था, उससे हमने मोलालिटी निकाली। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने M1V1 वाले फॉर्मूले को देखा कि M1V1 M2V2 वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, 120 ग्राम ऑफ यूरिया उसने दिया है, मास है उसका। ठीक है, और उनको बताना क्या, फिर मोलारिटी। तुमने देखा कि ज्यादा क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोलारिटी 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 मोलारिटी, उसी पे घूमता रहता है। ठीक है, मास परसेंट यूज करता है, मास परसेंट से तुमको मोलारिटी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, कि मास परसेंट दिया, मोलारिटी निकालो, ऐसे करके आप क्वेश्चन तुमने देख लिया। तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पे आता है, मोलारिटी मोलारिटी एंड मास परसेंट। ठीक है, मोस्टली तुमको क्वेश्चन इसी पे देखने वाला है। तो तुमको पता फिर वही करना है, मोलारिटी पता करनी है। मोलारिटी के लिए हमको क्या चाहिए, ऊपर मोल चाहिए, नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अब मोल निकालने के लिए क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, तो मास तुमको गिवन है कि 120 ग्राम यूरिया है, यूरिया का तुमको मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास यूरिया का कितना है 60 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो दिक्कत यहाँ पे क्या है, इसने यहाँ जो दिया ना डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये है, बट तुमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता है, तुमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी तुमको कितनी दी है, 1.15 ग्राम पर ml दी है। तो यानी तुम मास तुमको क्या डालोगे, ग्राम में डालोगे, आंसर जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा। इसे यूनिट का बहुत ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट LHS इक्वल टू RHS। अब मगर एक चीज, तुमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तुमको पता है ये 1000 ग्राम है, बट तुमको सोल्यूशन का मास नहीं पता है। तुमको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, सोल्यूशन का मास डालना। ये मैंने पहले से ले तुमको ब्लू बॉक्स में डाल दिया कि याद रखना, अगर हमने डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिए तो हमको मास ऑफ सॉल्यूशन ही डालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही निकलेगा उससे, सॉल्वेंट का नहीं। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास कितना है 1000, सॉल्यूट का मास कितना होगा तुमको पता है, यहाँ पे 120 ग्राम। ठीक है, तो 1000 × 120 कितना है, 1120। तो वॉल्यूम तुम्हारा कितना है 1120 अपॉन में 1.15 ml। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, टू नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यहाँ पे तुम्हारा 1120। ठीक है, ऊपर तुम्हारा डाउनलोड में चलेगा 1.15, मगर ये तुम्हारा किस में आया, एमएल में, तो लीटर में करना पड़ेगा नहीं, यहाँ ऊपर 1000 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसका आंसर तुम्हारा 2.05 आ जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखे। ठीक है, उसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमारा अगला जो पार्ट होगा ना, वो होगा तुम्हारा सॉलिबिलिटी पे। ठीक है, हम सॉलिबिलिटी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी इसका थ्योरी है, फिर हम सॉलिबिलिटी के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सारे दो क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, फिर उसके हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ने के बाद रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम और ज्यादा नहीं खींचेंगे, इतने बार ही रखते हैं। ठीक है, और तुमको जैसा भी लेक्चर लगा हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे और वो भी, उनका भी स्कोर अच्छा हो जेईई में। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को, जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।